उत्तर प्रदेश के बजट पर एक परिचर्चा किसानों की तरफ से हमारे बीच में अम्बुज मलिक जी और अंकुर जी हैं, जो जिनका जीविकोपार्जन का साधन खेती ही है। वो बजट को किस रूप में देख रहे हैं, इस पर वो प्रकाश डालेंगे। अम्बुज मलिक जी, मैं चाहता हूँ कि किसानों पर 2017 में भुगतान को लेकर के गन्ने का एक कानून बना। उस कानून के अंतर्गत कहा गया है कि 14 दिन में किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। आप भी गन्ने की खेती करते हैं, क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, तो उस पर प्रकाश डालें। सुरेंद्र कुमार जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो इन्होंने 2017 में कानून बनाया, एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया, उसके तहत ये बोल रहे हैं अब जा सरकार के लोग मंत्रीगण कि हमने 100% भुगतान करने का कर दिया है, जो कि एक सफ़ेद झूठ। मैं शामली जिले का निवासी हूँ और शामली जिले में ही जहाँ के विधायक के गढ़ में जो शामली चीनी मिल है, उसका भी भुगतान नहीं किया गया पिछले 4 सालों से। आपको ताज्जुब होगा, पिछले 4 सालों से इसका कोई भुगतान नहीं हुआ है। और आसपास के शामली चीनी मिलों के जो जिले में शामली चीनी मिलें हैं, उनकी भी हालत यही है। कोई 2 महीने लेट चल रहा है, गत वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, कोई 2 महीने लेट चल रहा है, कोई 3 महीने लेट चल रहा है, और कोई को तो जो है अभी तक जो है नवंबर दिसंबर का ही पेमेंट किया है, और अब फरवरी भी खत्म होने को है। तो इसमें जो जनता के बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चलते रहते हैं, शादी है, विवाह है, और ये किसानों का आमदनी का मुख्य स्रोत है। गन्ना उपज का मूल्य ही निर्धारित करता है कि हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम कैसे होगा, हम अपने घर की अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे। तब तो लोग बड़ा ही मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो गए, बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है। इसीलिए बार बार धरना प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। यहाँ तक की नौबत हमारी आ चुकी है कि अगर परिवार में कोई शादी है, बिटिया की शादी करनी है, तो उसके लिए हमें चिट्ठी लेकर मिल मालिक के पास जाना पड़ता है कि हमारे परिवार में शादी है, हमें कुछ पैसा दे दीजिए। हम साहूकारों से भी कर्जा लेना पड़ रहा है, बैंक से कर्ज ले चुके हैं, सोसाइटी से कर्ज ले चुके हैं। तो ये इसी तरह से हमारा सामाजिक ताना बाना भी संकट का शिकार है, हमारा भाईचारा संकट का शिकार है, सिवाय इस वजह से कि हमारे गन्ने का भुगतान समय से नहीं होता है। तो उसके वजह से एक पूरा सामाजिक ताना बाना चरमरा गया है। दुकानदार भी हमें उधार नहीं देता है, वो बोलता है कि भाई आपको तो पेमेंट पता नहीं कब आएगा, आप तो पैसा नहीं दोगे। तो हम डिफाल्टर हो गया है। किसान जो अन्नदाता था वो आज झूठा दाता हो गया। इसके मतलब ये 2017 का जो अधिनियम पारित हुआ गन्ने के मूल्य के भुगतान को लेकर के, इसको सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को इस पर पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है, जिससे समय से किसानों को गन्ने का मूल्य प्राप्त हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी सोलर पंप के माध्यम से एक बड़ी रकम किसानों को राहत देते हुए सरकार ने पास किया बजट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सोलर पंप के माध्यम से किसानों की खेती की सिंचाई के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सोलर पंप का जो मामला है, ये योजना तो पूरे देश भर में लागू है, लेकिन इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत कम फायदा मिल रहा है। गिने चुने किसानों का लॉटरी सिस्टम से नंबर आता है, पहले आओ पहले पाओ के बोर्ड लगाते हैं, और उसमें बहुत सारे हजारों किसान जो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। कोई साइट बिजी हो जाती है तो वो लाइन में लगे थे, इक्का दुक्का का ही नंबर आ रहा है। तो ये तो अभी तो खास इसका मतलब लाभ नहीं पा रहे हैं। कोरोना काल में पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की
अर्थव्यवस्था ठहरी सी थी, रुकी थी। कोरोना के बाद जैसे जैसे कोरोना का काल खत्म होता है, वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर में ढिलाई दे करके मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाया जाता है। इससे किसानों पर या आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, इस पर जरा आप अपना बात करें। देखो, इस पे प्रभाव तो तब पड़ता जब हमारा रुपया मजबूत होता। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। हमारे ऊपर विश्व बैंक, मुद्रा कोष, IMF जैसे बैंकों का जो है कर्जा वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम विदेशों से जो चीजें आयात कर रहे हैं उन पे हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है। तो वो जो एक कोरोना काल में जो खेती हमारी रीढ़ थी और जो बैंकिंग सिस्टम ने जो सिस्टम पर जो है तरलता आई थी, वो आज हमें कहीं भी उसका लाभ नहीं, बल्कि और उल्टा ही हम लॉस में जा रहे हैं। मैं अभी कल ही बैंक में गया था और सोसाइटी में गया था, ये खाल सोसाइटी थी। उन्होंने कहा कि आपका जो ब्याज है वो बढ़ा दिया है और डबल से भी ज़्यादा कर दिया। पहले सोसाइटी 3% का ब्याज किसान से लेती थी। किसान पैसा ले लेता, खाद ले लेता था, बीज मिल जाता था, उस पर 3% का ब्याज लगता था। अब मैं कल गया तो उन्होंने बताया 7% का ब्याज आप पे लगेगा। फिर उन्होंने मुझे जो है मतलब ताकि इस बात का जनता में एकदम डायरेक्ट असर ना हो, तो उन्होंने बताया कि 4% की छूट आपके खाते में आएगी। खाते की छूट तो हम गैस सिलेंडर पर देख रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि आपकी जो है छूट वो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो इस तरह से जो बैंकिंग तरलता थी वो इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दी है। और जैसे ही अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, ऐसे ही रुपया धरती में उतर रहा है और रुपया आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। तो ये तो बहुत ही, यानी अभी बजट में हम देख रहे थे कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए 125 करोड़ रुपए की बजट में प्रावधान किया गया है। फसल विविधता कम होती जा रही है। किसान या तो गन्ना ही बो रहा है या तो जिस पर MSP है जैसे गेहूं या धान की फसलें उगा रहा है। तिलहनी, दलहनी और मोटे अनाजों पर किसान उपज के लिए क्षेत्रफल कम है। यानी इन अनाजों के लिए, खाद्यान्न अनाजों में गेहूं, चावल, गन्ने जैसे मुख्य फसलों को छोड़ दिया जाए तो तिलहनी, दलहनी और मोटे अनाजों के लिए कम क्षेत्रफल पर किसान खेती कर रहा है। इसका मतलब है कि खाद्यान्न, गेहूं, चावल और गन्ने के सापेक्ष दलहनी और तिलहनी फसलों पर उसे कम कीमत प्राप्त हो रही है। इसलिए सरकार अपनी तरफ से किसानों को प्रोत्साहन देते हुए बजट में एक प्रावधान किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि किसान का प्रलोभन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या किसान खाद्यान्न फसलों धान, गेहूं और गन्ने को छोड़कर दलहनी और तिलहनी या मोटे अनाजों को उत्पादन की तरफ बढ़ पाएगा? क्योंकि डंकल बीजों से जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर हो रहा था किसान का, वो प्राकृतिक खेती या इन मोटे अनाजों से तो भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इस घाटे को किसान कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? देखिए, ये जो इन्होंने 125 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। भाई, हमारा प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ छोटे किसान इतने हैं, उनको इन 125 करोड़ से क्या होगा? दूसरा जो आपने मेन बिंदु उठाया, ये बहुत ही अच्छी बात आपने सुरेंद्र जी उठाई है कि मतलब जो डंकल बीज है, ठीक, या हाइब्रिड बीज जो है, उनसे हम उत्पादन कम समय में ज्यादा लेते हैं। अगर हम प्राकृतिक बीजों को बोए, जैसे जैसे हमारे बड़े बताते हैं कि दीपावली पर यानी कि नवंबर में वो गेहूं की बुआई समाप्त कर देते थे और ना झाड़ के रख देते थे। अब मैं बोल रहा हूं जनवरी के महीने तक गन्ने के गेहूं नहीं बोते हैं, क्योंकि मिल मालिक मिल ही लेट चलाते हैं।
तो जनवरी यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बाद भी हम जो है डंकल बीजों से और मार्च अप्रैल में ही हम फसल अपनी अप्रैल में फसल प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी कि कम समय में और ज्यादा उत्पादन हम ले रहे हैं। अब जो प्राकृतिक बीज हम बोएंगे तो उससे जो 6 महीने का पूरा समय चाहिएगा और उससे उत्पादन जो गिरेगा। क्यों? देसी बासमती 1 बीघा में 1.25 कुंटल 1 कुंटल निकलती है हमारे यहाँ, मैंने 1 साल लगाया था। और अगर हम बोए जो हाइब्रिड बीज तो ये 4 कुंटल 5 कुंटल तक निकल जाती है। कीमत में क्या अंतर होता होगा? कीमत में मुश्किल से 500-400 रुपए का अंतर, 300 रुपए का अंतर। और कभी कभी तो ऐसा है, मैंने थोड़ा एक बार बासमती बोई 11-21 एक बासमती होते हैं, उसका चावल इतना लंबा होता है, वो मैंने एक बार लगाई आज से 14 साल पहले। उसका भाव मुझे मिला 4200 रुपये प्रति कुंटल। अगले साल फिर वो मेरे ताऊ ने, चाचा ने और अड़ोसी पड़ोसी ने दे के बो दिया, तो वो अगले साल बिकी 2200 रुपये कुंटल, मोटे अनाज मोटे धान के रेट पर, एमएसपी पर। तो इससे जो है प्राकृतिक खेती तो कर ले, अच्छी बात है, सरकार इसकी तरफ ध्यान दिला रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इतना कम बजट देकर ये बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं भारत को, कि प्राकृतिक खेती कराएंगे और यूरिया का, मैं कल ही यूरिया लेके आया हूं सुखाद सोसाइटी, कतर, सऊदी अरब, ओमान से हम यूरिया लेके आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, उसे बैन करेंगे, फिर जो है यूरिया के बैग की जगह हम जो है आधी किलो की 500 ml की जो है नैनो यूरिया आया है उसको लेंगे। तो इस तरह से बांग्लादेश की तरफ ये हमारी खेती को ले जाना चाह रहे। नहीं तो होता तो उसके लिए 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए कम से कम ये इसका बजट रखते। जो किसान के फसल का जो उत्पादन जो डाउन होता उसकी भरपाई अगर ये करेंगे तभी तो किसान करेगा, नहीं तो किसान तो जीविका उपार्जन के लिए खेती कर रहा है, मर जाएगा। आप बजट बढ़ाने की इस सेक्टर में बात कर रहे हैं, जब कुल प्राप्तियां सरकार की कम है, समस्त मदों को मिलाने के बावजूद भी 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट जब प्रदेश का पारित हुआ, यानी अगर आपको इस सेक्टर में या विभिन्न सेक्टरों में मदद को बढ़ाना है तो सरकार का राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ानी होगी। टैक्स स्लैब जो सरकार की है वो विभिन्न सेक्टरों में अधिकतम है। अगर उस टैक्स स्लैब को और बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो देश में उच्च पूंजीपति हैं उन पर कोई टैक्स है नहीं, जबकि विकसित देशों में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यहाँ टैक्स है। अगर इस टैक्स को भारत में भी लगा दिया जाए तो बजट दुगना हो जाएगा और इस प्रकार से खेती सेक्टर यानी किसानों के लिए जो बजट में प्रावधान है वो भी बढ़ जाएगा। जब राजस्व प्राप्तियां सरकार की बढ़ेंगी तो किसानों का भी तो बजट बढ़ेगा। दूसरी बात, जो प्राकृतिक खेती और जो प्रचलित रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग दंकल बीजों के द्वारा जो किसान उत्पादन ले रहा है और प्राकृतिक के बीच में जो प्रोडक्शन का अंतर आएगा और टोटल मूल्य किसान के उपज का कम होगा, ये बड़े किसान ही हमें लगता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। छोटे और मझोले स्तर जो भारी मात्रा में देश में खेती करते हैं और उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वह तो इधर आकर्षित होने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे? वो नहीं होंगे। मेरे एक परिचित मित्र हैं और वो आजकल उन्हें प्राकृतिक खेती का एक चस्का लगा हुआ है, हमारे खदरे में है, उधर मैं उनसे मिलता हूँ। अब उनके परिवार की आप आमदनी लगाइए, उनकी सीमेंट की चादरों की एक दुकान है बड़ी, उनकी लोहे की एक दुकान है, एक स्कूल चलाते हैं प्राइवेट, उनका एक भाई सरकारी टीचर है, एक भाई मिल में जीएम से निचली पोस्ट पर है, खुद का अपना उनका स्कूल है, उनके पास खेती है।
तो इतनी आमदनी के साथ में अब वो प्राकृतिक खेती करने का उन्हें चस्का लगा। उन्होंने अपने गन्ने की पौधे में कुछ भी पेस्टिसाइड कीटनाशक नहीं डाला। उनका गन्ना निकला 10 कुंटल का बीघा। उसे 1 बीघा गन्ना छीलने के लिए 15 दिन मजदूरी करनी पड़ी। छोटा छोटा 1-1, 2-2 फुट का गन्ना है। मैंने कहा अब इसका क्या करोगे? बोला इसका गुड़ आपको खाऊंगा, अपने भाई को खिलाऊंगा। और उसने गुड़ पेटी में पैक करके, और वो एक दिन दिल्ली गया, और दिल्ली उसने अपना गुड़ बेचा 110 रुपये किलो, यानी कि 550 रुपये का एक धड़ी। मार्केट से जो ये साधारण खेती जो हम कर रहे हैं, कीटनाशक की जो खेती कर रहे हैं, इसका गुड़ है 250 रुपये धड़ी, 5 किलो, 250 रुपये का 5 किलो। तो यानी कि उसने डबल कर लिया। अगर डबल भी मैं कर ले तो 10 कुंटल की जगह 20 कुंटल हो जाएगा गन्ना। जबकि औसत उत्पादन गन्ने का अगर हम लगाएं तो 50 से 60 कुंटल प्रति बीघा का आना चाहिए। इससे कम में काम नहीं चलेगा अगर परिवार उस पर आश्रित है। यानी अगर डबल कर देने के बाद भी प्रति बीघा गन्ने के हिसाब से 20 कुंटल का लॉस होगा। हाँ। अगर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो जी बिल्कुल। तो 20 कुंटल गन्ने का जो मूल्य होगा वो छोटा और मझोला किसान कैसे बर्दाश्त करेगा? वो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। पर बीघा ये मान लो 8,000 रुपये का नुकसान। और अगर 7 बीघे 8 बीघे, या जैसे भारत में 70% जो किसान है वो 12 बीघे तक के किसान है, तो 12 अट्ठे 96, 1 लाख रुपए का लॉस। ये तो मोटा रकम इसे है। इतने कौन झेल पाएगा? ये तो मोटा रकम है भाई। क्यों? बिल्कुल बहुत मोटा रकम है। और उन किसानों के नजरिए से देखिए जो शुद्ध किसान है, जिनकी आमदनी का अभी एक श्रीलंका का पिछले साल का उदाहरण लो, तो उन्होंने यही जो हमारे देश में प्रचलित खेती है, आज हम रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके प्रोडक्शन को मेंटेन किए हुए हैं। श्रीलंका में एकाएक प्राकृतिक खेती के लिए बोल दिया गया। लोगों का उत्पादन यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के बाद, कीटनाशकों के प्रयोग के बाद जब जैविक खेती की तरफ हम बढ़ते हैं तो जमीन ऊसर सी हो जाती है, अनुत्पादक हो जाती है। इसी में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अच्छा, देश में हमारे तो श्रीलंका जैसी हालत नहीं की गई, लेकिन उधर बढ़ने के लिए किसान को प्रलोभन जो दिया जा रहा है, ये प्रलोभन और किसान को व्यक्तिगत तौर पर जो प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर नुकसान होगा, उससे किसान आकर्षित नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। इसका स्वास्थ्य पर भी प्राकृतिक खेती का बड़ा अच्छा असर होता है। ऑर्गेनिक अनाजों का सेवन करने से स्वास्थ्य हितकर होता है, लेकिन आदत पड़ चुकी है लोगों की, और देश में सौहार्दता खत्म हुई। जो एक दूसरे के कोऑपरेशन से हम लोग काम चला लेते थे, जहाँ अक्सर किसी बेटी की अगर शादी होती थी तो उसे समूह के जितने लोग होते थे उसे अपना ही बेटी मान करके उसका कन्यादान करते थे, उसके सहयोग में पूरा सहयोग करते थे। अब वहाँ भी हर वस्तुएं किराए पे मिलने लगी हैं। हाँ जी अजी, यहाँ तक भी बात चली गई कि अब शादी भी मैरिज हॉल में करनी पड़ने लगी, क्योंकि जंगाली का तोड़ा रहेगा। ठीक, तो अब शादी वहाँ करनी पड़ेगी, वहाँ करनी पड़ेगी तो उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, मतलब फिर स्टेज सजेगी, फिर वो फूल से घेरने वाला होगा। तो मतलब एक तरह का शहरी कल्चर गांव में भी प्रवेश कर चुका है। तो अब दोबारा सब उसी पर जाना। अब एक बात इस पर भी एक मुद्दा ये भी आता है कि अगर हम शादी और विवाह जैसे कार्यक्रमों से सौहार्दता हटी है और हर वस्तुओं का मूल्य लग गया है, तो सरकार क्या इसी मद्देनजर रखते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चला रही है, जिसमें 50,000 या 55,000 है, ऐसे कुछ बजट में प्रावधान एक जोड़े शादी के लिए। हाँ वो भी प्रावधान है, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है, उसे और बढ़ाना चाहिए। जैसे उसके कुछ समय होता है, सचिव ये 5,000 रुपये उसमें से ले लेता है, ये इस तरह का, मतलब एक तरह का उसमें भी लूपहोल है, और वो भी पूरा नहीं है कि उसमें इतना ही हो पाएंगे, 30 जोड़ों की ही शादी का प्रबंध कर पाएंगे,
इस तरह के भी उसमें चीजें हैं। अब 30 गांव में से हो जाता है 30, मतलब उसे बढ़ाया जाए, ये अच्छी बात है। जैसे लड़की होती है तो 3,000 रुपया मिलता है। हम ये करें कि सरकारी अस्पतालों की और अच्छी स्थिति कर ली जाए, ताकि ये जो 50-50, 67,000 रुपये में डिलीवरी महिलाओं की हो रही है प्राइवेट में, उससे बचा जाए। अरे भाई, आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ट्रिपल पी मॉडल। हाँ, पर PPP, हाँ, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जिस जनपद से आप हैं उस जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया है। और ऐसे ही पूरे प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज हैं। एक महाराजगंज में भी है और एक बलरामपुर में है और एक शामली में है, जो ट्रिपल पी मॉडल पर खोले गए हैं। तो ट्रिपल पी मॉडल और पूर्णतः राज्य नियंत्रित मेडिकल कॉलेजों में कुछ डिफरेंस बहुत बड़ा जी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आप जो ट्रिपल पी मॉडल से वो खोला गया है, एक तरफ तो पूरे राज्य की सरकार और वो एक शामली के छोटे से लाला के साथ में पार्टनरशिप करती है, ठीक, जो राज्य सरकार के पैसन भी नहीं है, उसके तहत वो पीपी मॉडल खोला गया। मैं उसमें गया, उसमें लिखा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है आयुष्मान कार्ड पर। वहां क्या हो रहा है कि 5 लाख तक का इलाज तो हो रहा है, अगर अभी अप्रूवल नहीं मिला है, 5 दिन तक का एडमिट रखिए, वो करिए, ये करिए, फलाना करिए, और मतलब नॉर्मल रेट भी 12,000 है डिलीवरी का। वो प्रचार कर रही है, उनकी एक रिक्शा से गाड़ी प्रचार कर रही है कि 12,000 रुपये डिलीवरी का होगा, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि 12,000 रुपये में हमें करवाने की क्या जरूरत पड़ी, आयुष्मान कार्ड अप्रूवल करवाने की क्या जरूरत है। मैंने 2 महिलाओं को झिंझाना के CHC केंद्र पर भेजा और उनकी डिलीवरी हुई। एक की तो कल रात ही हुई। वो हमसे पूछ रहे थे, इसमें जो ये है पीपी मॉडल वाले में, इसमें करा ले, कितना खर्चा आ जाएगा। 12,000 रुपये का रेट। और हाँ, आयुष्मान कार्ड डिलीवरी पर नहीं चलता है, डिलीवरी के सिजेरियन पर आयुष्मान कार्ड का नहीं चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पीपी मॉडल को छोड़कर अगर पूर्णतः पब्लिक मॉडल ही होता, जो 1 रुपया 5 रुपए की पर्ची में आज भी शामली में चल रहा है, इन्हें सुचारू रूप से और अच्छा करने की जरूरत है। यानी कुल मिला जुला करके राज्य का जो स्वास्थ्य पर बजट है, राज्य के नियंत्रण को बढ़ाया जाए तो लोगों के हित में होगा, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अभी एक जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर में विकसित किया गया है। ये निश्चित ही किसानों के फायदेमंद होगा और इसको मिला के शायद पूरे उत्तर प्रदेश में 5 कृषि इंस्टीट्यूट इस तरीके के हो गए हैं। जनपद स्तरीय पे कृषि विज्ञान केंद्र भी खोले गए हैं किसानों की सहायता के लिए। इसे किसानों को अपने खेती करने में सहूलियत तो मिलती ही है, लेकिन इसे और कैसे बेहतर सरकार करे जिससे किसानों को और ज़्यादा लाभ प्राप्त। देखो, ये तो सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए की एक योजना आवंटित किए हैं कुशीनगर में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसको हमें कस्बे स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा। अभी आप शामली में लगाइए, 2 डिग्री कॉलेज है सरकारी, ये ही 1959 के RKPG कॉलेज डिग्री 1959 का। 1959 में जो आबादी थी शहर की, कस्बे के और गाँव की, वो 4 गुना 5 गुना बढ़ चुकी है। कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ पाई। हाँ बढ़ी है, लेकिन प्राइवेट। फार्म भरो, 5-7-10 हज़ार रुपये लो, घर रहो, पढ़ने के लिए भी नहीं आना है, न टीचरों की जरूरत पड़ेगी न बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के, जिस तरह से कुशीनगर में पहल हुई है, इस तरह की पहल हम चाहते हैं कि कस्बा स्तर पर 5-7 गाँवों के बीच में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। किसान के, मजदूर के छात्र, ग्रामीण छात्र जो है वो हायर एजुकेशन में जाएं, वहाँ से अच्छे रिसर्चर बने और अपनी इस खेती को जो है दोबारा से लौट के अपनी जड़ों की तरफ जाएं और उसे बेहतर करें। ये मेरा पहल स्वागत योग्य है। यानी जो ये कृषि इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाए हैं,
इनके छोटे छोटे उप केंद्र होने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ सकें और इन इंस्टीट्यूटों के द्वारा उत्पादित या संसाधित बीज जो हैं या रसायन हैं वो किसानों के पहुंच में आए। बहुत सारे किसान ऐसे भी होंगे जो जान ही नहीं पाते होंगे कि कहाँ से क्या मिल रहा है ना। ये उपकेंद्रों की अगर व्यवस्था बढ़ा दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। जी। इसी के साथ आज चर्चा समाप्त होती है।